हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारी सीरीज लीगल करंट अफेयर्स में, जहां हम लेटेस्ट केसेस को समझते हैं उनके फैक्चुअल बैकग्राउंड के साथ और ये भी समझते हैं कि आप इन केसेस को अपने मेंस के आंसर्स में किस तरह से साइट कर सकते हैं। तो आज का जो केस है उसका नाम है दिनेश चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। एंटिसिपेटरी बेल पर ये केस है और अभी कुछ ही टाइम पहले हमने समझा था कि एंटिसिपेटरी बेल का एप्लीकेशन SC/ST एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में क्या है। आज हम समझेंगे कि इस बेल का एप्लीकेशन NDPS एक्ट में किस तरह का है। तो केस में क्या हुआ कि दो लोगों को ड्रग ट्रैफिकिंग केस में पकड़ा गया, ठीक है, और उनके पास कमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स पाए गए, 60 kgs ऑफ डोडा पोस्ट एंड 1 kg 800 ग्राम्स ऑफ ओपियम। बहुत ज्यादा क्वांटिटी है ये। इनके खिलाफ FIR रजिस्टर हो गई। FIR में ओरिजिनली पेटिशनर का नाम नहीं था, दिनेश चंद्र का, लेकिन बाद में जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो इनमें से अक्यूज्ड ने एक नाम डिस्क्लोज किया, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट दिया और उसने कहा कि दिनेश चंद्र नाम का व्यक्ति है जिससे हम ये सब खरीदते हैं। अथॉरिटीज ने उनको भी इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। बैंक डिटेल्स, ट्रांजैक्शन डिटेल्स, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस, ये सब कुछ सामने आया और दिनेश जी का इन्वॉल्वमेंट देखा गया। दिनेश जी को सप्लायर मान लिया गया। सेक्शन 37 एक्टिवेट हो गया। अब सेक्शन 37 करता क्या है? NDPS एक्ट में सेक्शन 37 NDPS एक्ट के ऑफेंसेस को या सेक्शन 19, 24 और 27A में किए जाने वाले ऑफेंसेस को कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल बना देता है कि ऑफेंसेस आर टू बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। तो बिना वारंट के अरेस्ट हो सकती है और बेल भी फिर नहीं मिलेगी, कोर्ट की डिस्क्रेशन पे मिलेगी। और कोर्ट एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और लिमिटेड डिस्क्रेशन एक्सरसाइज करता है NDPS के केसेस में, ठीक है। इन्होंने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में बेल, एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया। इनका कहना था कि मुझे फॉल्सली इम्प्लीकेट किया जा रहा है, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स को डिस्क्लोजर स्टेटमेंट्स बना के मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाए गए हैं कि मैं ड्रग्स सप्लाई करता हूं। मेरा ड्रग्स के साथ कोई लेना देना नहीं है, आप मुझे बेल दे दीजिए एंटिसिपेटरी। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की इस मतलब ये जो हियरिंग हो रही थी इसको स्टेट ने बहुत बुरी तरह से अपोज किया। देखो, NDPS एक्ट एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। NDPS एक्ट नहीं, सॉरी, NDPS एक्ट में किए गए ऑफेंसेस जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स की कैटेगरी में आते हैं। एक सिंगल इंडिविजुअल कभी भी इन्वॉल्व नहीं होता, पूरी एक नेटवर्क की चेन होती है जिसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। हालांकि तह तक तो हम जा नहीं सकते, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, इन सब में ऐसे ऐसे लोग शामिल होते हैं जिनका बाल भी बांका नहीं किया जा सकता, वो दुनिया को चला रहे हैं। उन्हीं की मर्जी है कि ड्रग सप्लाई होता है इस दुनिया में, विमेन, बच्चे और लोगों को ट्रैफिक किया जाता है, भीख मांगने के लिए बैठाया जाता है, ऑर्गन ट्रेडिंग, ये सब कुछ जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हैं ये इतने बड़े लेवल पे होते हैं कि बस इनकी सतह को ही कुतरने की कोशिश कर सकती हैं अथॉरिटीज, डीप तो जा ही नहीं सकती हैं, है ना, वो जाने भी नहीं दिया जाएगा। दे डोंट हैव दैट मच पावर एंड रिसोर्सेज। एनी हाउ, दैट इज कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये एक बहुत ही वेल नोन फैक्ट है कि बहुत बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं इनमें एंड दे कैन नॉट बी टच्ड, उनको हार्म नहीं किया जा सकता। दे हैव अ लॉट ऑफ सपोर्ट, पूरा पूरा सिस्टम सपोर्ट करता है उनको। खैर, अब स्टेट का कहना है कि NDPS एक्ट के ऑफेंसेस में एक पूरी नेटवर्क की चेन होती है। अगर एक आदमी पकड़ा जाता है तो प्रोबेबिलिटी है कि हम एक नेटवर्क को भी ग्रैब कर लें, इसीलिए उसको कस्टडी में रखना जरूरी है ताकि उसे एफिशिएंटली, प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट किया जा सके। अगर इसे कस्टडी में नहीं रखेंगे तो ये अपनी बाकी लोगों को भी अलर्ट कर देगा। तो जो केसेस हम बाद में डिस्कवर कर सकते हैं या जिन रैकेट्स को हम बाद में नैप कर सकते हैं वो भी बच के भाग जाएंगे, बिकॉज दे बी अलर्टेड। So in order to make sure that nobody is alerted and we are able to seize or grab the entire chain, it is necessary that we keep such people in custody. इसीलिए बेल नहीं दी जाती है NDPS के ऑफेंसेस में। स्टेट की बात में दम था, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट मान गया और बेल रिजेक्ट हो गई। इसी रिजेक्शन को दिनेश चंद्र जी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अब a bench of justices पंकज मित्तल एंड KV विश्वनाथन ने ऑब्जर्व किया कि we are not satisfied that any error has been committed by the High Court in refusing anticipatory bail to the petitioner in NDPS case. पेटिशनर का कहना कि भाई मुझे बेल न देके हाई कोर्ट ने गलती की है, इस बात में सेटिस्फैक्शन नहीं दिखाई दे रहा।
सुप्रीम कोर्ट ने एक ओरल ऑब्जर्वेशन किया कि एंटिसिपेटरी बेल इज नेवर ग्रांटेड इन एनडीपीएस केसेस। एंटिसिपेटरी बेल एनडीपीएस एक्ट के ऑफेंसेस में दी ही नहीं जाती है। अब देखो ये बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन है और ये तुम्हारे एंटिसिपेटरी बेल के आंसर को बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बना सकता है कि भाई कुछ ऐसे क्रिमिनल कंडक्ट्स हैं जिनमें एंटिसिपेटरी बेल है ही नहीं, दी ही नहीं जाती। एनडीपीएस एक्ट में एक गिल्ट प्रिजम्पटिव एटीट्यूड चलता है। जैसे जनरल क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस पे काम करता है, इसीलिए बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। आप एक निर्दोष व्यक्ति को कस्टडी में नहीं ले सकते, हम मान ही नहीं रहे कि वो दोषी है जब तक कि उसका दोष बियॉन्ड डाउट सिद्ध नहीं हो जाता। लेकिन ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, एनडीपीएस के केसेस, एससी एसटी एक्ट के केसेस, इनमें गिल्ट का प्रिजम्पशन होता है, मतलब अपनी इनोसेंस को प्रूव करने का जो बर्डन होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ, वो अक्यूज्ड पे होता है और इसीलिए बेल के प्रोविजंस भी बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, दी ही नहीं जाती बेल। एंटिसिपेटरी बेल इज नेवर ग्रांटेड इन एनडीपीएस केसेस, ठीक है, reinforcing the established jurisprudence on drug related offenses which is presumption of guilt। कोर्ट ने नोट किया कि हाई कोर्ट ने करेक्टली आइडेंटिफाई किया है कि पेटिशनर को स्पेसिफिकली नेम किया गया था एज द सप्लायर बाय द को अक्यूज ड्यूरिंग देयर डिस्क्लोजर स्टेटमेंट। ये कोई सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट नहीं था, इन्वेस्टिगेशन के दौरान फाइंड आउट की गई बातें थी जो कि आती ही हैं सामने। जब इनको प्रेशर किया जाता है, ये डरे हुए होते हैं, कस्टडी में होते हैं, तो बहुत सारे नाम सामने आ जाते हैं और इनमें से एक नाम दिनेश चंद्र जी का भी था। इनको फॉल्सली इम्प्लीकेट करने की कोई वजह दिखाई नहीं दे रही। High Court also found evidence of telephonic conversations between the petitioner and the co-accused। को-अक्यूज्ड और पेटिशनर के बीच में टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस हैं, बैंक ट्रांजैक्शंस हैं, तो आप किस तरह से इस बात को डिनाई कर सकते हैं कि आपका इस केस के साथ कोई लेना देना है ही नहीं, यू आर क्लियरली इन्वॉल्व। अब उस इन्वॉल्वमेंट को ऑब्वियसली मेरिट पे भी साबित किया जाएगा जब ट्रायल कंडक्ट होगा, लेकिन कंप्लीट नॉन इन्वॉल्वमेंट इज समथिंग व्हिच इज नॉट prima facie seen on the case, and High Court rightly observed that। Supreme Court however provided an alternative remedy stating कि petitioner ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करे और रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करे। रेगुलर बेल में ट्रायल कोर्ट जो है वो प्रोसिक्यूशन के सारे एविडेंसेस को मेरिट पे एग्जामिन करेगा और फिर देखा जा सकता है कि बेल देनी चाहिए या नहीं। अभी इस सिचुएशन में एंटिसिपेटरी बेल नहीं दी जा सकती क्योंकि प्रिमा फेसी गिल्ट नजर आ रही है, इन्वॉल्वमेंट भी दिखाई दे रहा है। Courts refused to interfere with High Court's decision upholding stringent approach towards anticipatory bail in NDPS cases। ठीक है, अब ये था पूरा का पूरा केस, छोटा सा ही केस है लेकिन आप इसे बड़े अच्छे से कोट कर सकते हैं, ये केसेस बहुत डिटेल में नहीं होते हैं। अब देखो एनडीपीएस एक्ट जो है नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 तक बेल प्रोवाइड करता था, 1985 में आया था और उस समय कोर्ट्स का बेल को लेकर जो एटीट्यूड था वो काफी लीनियंट था। तो अगर लोग इम्प्लीकेट भी होते थे, पकड़े भी जाते थे तो कोर्ट्स बेल दे दिया करते थे, लेकिन इस वजह से अथॉरिटीज को प्रॉब्लम आने लगी। लोग बेल पे बाहर होते थे और वो नेटवर्क की जो चेन होती थी वो ब्रेक हो जाती थी क्योंकि इंटेरोगेशन इन्वेस्टिगेशन एफिशिएंटली नहीं हो पाता था। इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेशन भी ये लोग सीख नहीं कर पाते थे क्योंकि आदमी या तो भाग जाता था या एविडेंस के साथ खेल कर देता था। इसीलिए 1989 में इस एक्ट को अमेंड किया गया, सेक्शन 37 को और ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाया गया और उसमें एंटिसिपेटरी बेल को लेकर और स्ट्रिंजेंट कंडीशंस ऐड कर दी गई। अब एंटिसिपेटरी बेल ऐसा नहीं कि दी ही नहीं जा सकती, दी जा सकती है बिल्कुल, लेकिन कोर्ट के डिस्क्रेशन पे, कोर्ट के सामने एक सेटिस्फैक्शन होना चाहिए जिसे वो रिकॉर्ड करेगा बेल ऑर्डर पे कि भाई प्रिमा फेसी गिल्ट नजर नहीं आ रही है और ऑफेंडर फिर से ऑफेंस करने की सूरत में भी नहीं नजर आ रहा, मतलब ऑन द फेस ऑफ इट दोषी नहीं दिख रहा अक्यूज्ड, और अगर उसका इन्वॉल्वमेंट है भी तो इस बात की बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि ये आगे कभी खुद को इन्वॉल्व नहीं करेगा। ठीक है, अब ये दो चीजें अगर सेटिस्फाई, इन दो चीजों से अगर कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाता है तो ही एंटिसिपेटरी बेल दे दी जा सकती है, अलॉन्ग विद अदर जनरल कंडीशंस जो एंटिसिपेटरी बेल में अप्लाई करती हैं। क्रिमिनल रिकॉर्ड है, क्राइम की इंटेंसिटी है, कमर्शियल क्वांटिटी है, इन्वॉल्वमेंट इन एविडेंस के साथ टेम्पर करने की प्रोबेबिलिटी, भाग जाने की प्रोबेबिलिटी, भाई सब कुछ जो एंटिसिपेटरी बेल के जनरल कंडीशंस होते हैं
उनके साथ साथ और कंडीशंस ऐड किए गए हैं जो मैंने अभी आपको बताया। अब ये जो 2 एडिशनल कंडीशंस हैं ये बहुत डिफिकल्ट हैं कोर्ट के लिए। इस सेटिस्फैक्शन को रिकॉर्ड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये चीज कोई कैसे साबित करेगा भाई। सोचो एक व्यक्ति के पास 60-70 केजी नारकोटिक्स बरामद हुआ, तो आप क्या कहोगे किस लिए ले जा रहा था? जी कुछ नहीं, मुझे तो लगा कि सूखी घास है, भैंस को खिलाने ले जा रहा था। क्या आप ये बात कह सकते हैं? नहीं कह सकते ऑब्वियसली। अब जैसे ही एक व्यक्ति के पास इतना ह्यूज क्वांटिटी में नारकोटिक साइकोट्रोपिक सब्सटेंस मिलता है तो गिल्ट तो वैसे ही प्रिमा फेसी हो जाती है। सोचने वाली बात है। अब उसने खुद तो उसे हार्वेस्ट या कल्टीवेट किया नहीं होगा, उसने कहीं से लिया ही होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी है कि वो एक चेन का पार्ट है, एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की पूरे नेटवर्क का अच्छा की एलिमेंट है। तो उसके बाहर निकलने पर वो नेटवर्क में शामिल रहेगा, ये तो बहुत ही लॉजिकल प्रिजम्पशन है, क्योंकि अगर वो नहीं रहता है तो देयर आर चांसेस कि उसे एलिमिनेट करने की कोशिश की जाए, बिकॉज अगेन ही इज पार्ट ऑफ अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से bail cannot be made a general rule in NDPS cases, and the conditions that are laid down कि आप इन कंडीशंस में एंटिसिपेटरी बेल दे सकते हैं, वो अपने आप में इतनी डिफिकल्ट टू प्रूव है कि कोर्ट किसी भी तरह से एंटिसिपेटरी बेल दे ही नहीं सकता। अब एक्ट का जो एम है वो है टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल द कल्टिवेशन, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, पोजेशन, सेल, परचेज, ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउसिंग, यूज, कंजम्पशन, इंपोर्ट, इंटरस्टेट, export, interstate, import to India, export from India or transshipment of narcotic drugs and psychotropic substances। मतलब बहुत ही comprehensive एजेंडा है इस एक्ट का। ऑब्वियसली एक्ट ड्रग्स की क्वांटिटी को क्लासिफाई भी करती है, स्मॉल क्वांटिटी, कमर्शियल क्वांटिटी, इंटरमीडिएट क्वांटिटी। इन डिफरेंट क्वांटिटीज के हिसाब से पनिशमेंट और बेल के प्रोविजंस हैं। कमर्शियल क्वांटिटी में पनिशमेंट बहुत हाई है और बेल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, with different penalties for each category। एक्ट ऑफिसर्स को सर्च एंड सीजर की पावर देती है, जो कि बिना वारंट के सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में एक्सरसाइज की जा सकती है, और एक प्रिजम्पटिव ऑफेंसेस की लिस्ट में इन ऑफेंसेस को डाला जाता है। ठीक है, प्रिजम्पटिव ऑफेंसेस जहां पे बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो अक्यूज पे है, प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट, दैट इज व्हाट द मीनिंग इज। सेक्शन 37 भी समझ लेते हैं। So 37 provides special provisions for bail in cases involving narcotic drugs and psychotropic substances। Section 37(1) कहता है every offence punishable under this act shall be cognizable। No person accused of an offence punishable for offences under section 19, 24, 27A and also for offences involving commercial quantity shall be released on bail or on his own bond। तो 19, 24 और 27A में तो बेल मिलेगी ही नहीं किसी भी सूरत में। बाकी सिचुएशन में बेल दी जा सकती है, अगेन ऑन कोर्ट्स डिस्क्रेशन, इट इज नॉट टू बी एक्सरसाइज्ड एज अ मैटर ऑफ राइट। ठीक है, unless the public prosecutor has been given an ample opportunity to oppose the application, court must be satisfied that there are reasonable grounds for believing that the accused is not guilty, like I said, for of such offense and he is not likely to commit any offense while on bail। की बेल पे वो फिर से कोई ऑफेंस नहीं करेगा। नाउ दिस इज वेरी डिफिकल्ट है ना, इसको इस सेटिस्फैक्शन को रिकॉर्ड करना डिफिकल्ट है। 37(2) प्रोवाइड करता है दैट नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल with death, imprisonment for life or imprisonment for not less than 10 years shall be released on bail unless the conditions under section 37(1) are satisfied। अगर ऑफेंस बड़ा है, लाइफ, imprisonment, डेथ तक की पेनल्टी है, तो बेल फिर भी नहीं मिल सकती। 37(2) NDPS explicitly states the limitations on granting bail specified in clause B of subsection 1 are in addition to the limitations under the Code of Criminal Procedure or any other law for the time being in force on granting bail। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि एंटिसिपेटरी बेल की जो जनरल कंडीशंस है वो तो है ही, इनके साथ साथ 2 और कंडीशंस हैं, प्रिमा फेसी नॉट गिल्टी एंड वेरी अनलाइकली टू कमिट एनी ऑफेंस व्हाइल आउट ऑन बेल। ये दोनों जब तक नहीं प्रूव हो जाते हैं तब तक बेल नहीं दे सकता है कोर्ट। ठीक है, अब देखो एनडीपीएस जो है उन ऑफेंसेस को कंसिस्ट करता है जो कि पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक हेल्थ को जेपर्डाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की कैटेगरी में आते हैं, और
इनको इतना लाइटली लिया नहीं जा सकता, इसीलिए इनके प्रोविजन ज्यादा स्ट्रिंजेंट हैं और प्रिजम्पशंस भी थोड़े से नेचुरल जस्टिस या फिर नॉर्मल हमारा जो प्रिजम्पशन है क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का कार्डिनल रूल उससे थोड़ा हटके है। अब जिस तरह की सिचुएशन होती है कोड उस सिचुएशन को उसी तरह से डील करता है, तो अगर सिचुएशन बहुत एक्सट्रीम है तो फिर कोड भी एक्सट्रीम ही होगा। दैट्स हाउ इट इज, राइट? देयर इज नथिंग अनफेयर अबाउट इट। नेक्स्ट केस पे आते हैं, कमिटिंग अडल्ट्री एंड लिविंग इन अडल्ट्री, बुलबुल खातून एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये एक इंटरेस्टिंग केस है। क्यों? जब भी आप मेंटेनेंस पे अपना आंसर लिखते हैं, ठीक है, मेंटेनेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंटेनेंस पे जब आप आंसर लिखते हैं तो यू कैन नॉट फेल टू मेंशन द फैक्ट कि मेंटेनेंस ऑर्डर को मॉडिफाई या कैंसिल किया जा सकता है बेस्ड ऑन द अडल्टरस नेचर ऑफ द स्पाउस। मतलब अगर स्पाउस अडल्ट्री में थी, वाइफ अडल्ट्री में थी, तो उसकी मेंटेनेंस या तो वो अपने मेंटेनेंस के राइट को फोरफीट कर देती है, कोर्ट उसे कैंसिल कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है, चेंज ऑल्टर कर सकती है ना? अब इस केस में अडल्टरी भी दो तरीके की होती है और किस अडल्टरी पर मेंटेनेंस किस तरह से अप्लाई करेगा ये डिस्टिंग्विश किया गया है, इसीलिए ये केस बहुत जरूरी है। अगेन मेंटेनेंस प्रोविजन के केस में या मेंटेनेंस में, जो कि अब सेक्शन 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, पहले 125 सीआरपीसी था, उसमें आप 126 को भी मेंशन करते थे। तो 144 में मेंटेनेंस कब हटाया जा सकता है, ऑल्टर किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है, इसको भी मेंशन आप करेंगे ही। और जब आप मेंशन करेंगे तो अडल्ट्री को भी आप मेंशन करेंगे और अडल्ट्री को आप इस तरह से लिखेंगे, ठीक है? मैंने आपको पहले ही बता दिया हाउ यू आर टू यूज दिस केस और हाउ यू वुड बी साइटिंग द केस। अब केस में क्या हुआ, बुलबुल खातून नाम की एक लेडी है जिसकी शादी हुई मोहम्मद शमशाद से और इनका एक बेटा भी है दानिश रजा। अब मैरिज में डिफिकल्टीज थी। बुलबुल का कहना था कि मोहम्मद शमशाद जो है वो उनके साथ मारपीट करता है, उनके ऊपर दहेज का टॉर्चर उनको सब्जेक्ट करता है, दहेज की डिमांड की टॉर्चर से, और बहुत ज्यादा परेशान करता है। इतना परेशान करता है कि बस क्या बताया। अब दहेज के ही इस डिमांड के चलते बुलबुल जी को उनके छोटे बच्चे के साथ घर से बाहर निकाल दिया गया। वो अपने पेरेंट्स के घर चली गई। मोहम्मद शमशाद का कहना था कि ये अपनी मर्जी से गई है, ये मोहम्मद तारिकात नाम के एक आदमी के साथ रिलेशनशिप में थी, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थी और ये उसी के पास रहने के लिए गई है, ये अपने पेरेंट्स के घर में नहीं गई, ठीक है? अब ये दो बातें हो गई, इन्हें याद रखना। इनके जाते ही कुछ ही टाइम में मोहम्मद शमशाद जी ने दूसरी शादी कर ली, बेटी भी हो गई उनकी। ओके। अब 30 अक्टूबर 2017 को बुलबुल खातून ने अपने माइनर सन के साथ एक मेंटेनेंस एप्लीकेशन फाइल की अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है? उनको यही कहना था कि भाई इस आदमी ने मुझे दहेज के चलते निकाल दिया है। दहेज का भी केस लगाया था, क्रिमिनल चार्जेस भी लगाए गए थे, लेकिन मेंटेनेंस के लिए भी उन्होंने फाइल कर दिया। अब मोहम्मद शमशाद ने कहा कि मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा क्योंकि ये लेडी जो थी वो फेयर और लॉयल नहीं थी, शादी में अडल्टरस थी और इसलिए मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा। फैमिली कोर्ट ने मोहम्मद शमशाद की बात सुनी और मान लिया कि हाँ वाइफ वाज लिविंग इन अडल्ट्री, तो उसका तो मेंटेनेंस फैमिली कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन बच्चे के लिए चाइल्ड सपोर्ट 4000 महीने का तय कर दिया। बुलबुल खातून पटना हाई कोर्ट चली गई इस डिसीजन से परेशान होकर। अब देखो इसमें ना बहुत सारे इवेंट्स हैं। शमशाद जी ने ट्रिपल तलाक भी दे दिया था, जो कि उसने खुद ही एडमिट किया कि मैंने ट्रिपल तलाक दिया था और इद्दत के दौरान मैंने कोई मेंटेनेंस या महर भी नहीं दिया था। दिस वाज समथिंग दैट ही एडमिटेड ऑन हिज ओन। तो ट्रिपल तलाक की वैलिडिटी, क्या वो वैलिड है वाकई? क्या बुलबुल खातून तलाकशुदा हो चुकी हैं? दूसरा, क्या वो वाकई अडल्ट्री में रह रही थी जैसे कि शमशाद ने उन पर इल्जाम लगाया? क्या उनको मेंटेनेंस मिलना चाहिए अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी? क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस जो है वो स्पाउस की फाइनेंशियल कैपेसिटी एंड नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स पे डिपेंड करता है। मतलब वाइफ और बच्चे के अलावा और कितने लोग हैं जिनके लिए वो ब्रेड विनर है। तो सारे सर्कमस्टांस को प्रॉपरली एग्जामिन करके डिसाइड किया जाता है कि बीवी को कितना मेंटेनेंस दिया जाएगा। वो सारी तनख्वाह उठा के बीवी को नहीं दे सकता, उसके घर में भी उसके माता पिता, दूसरी वाइफ, दूसरे बच्चे हो सकते हैं, है ना? केस प्राइमरीली जो है वो ये डिटरमाइन करने के लिए था कि वाइफ मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल्ड है भी या नहीं, स्पेशली व्हेन द हस्बैंड इज एलिजिंग दैट शी हैड forfeited her right ड्यू टू लिविंग इन अडल्टरी।
अब कोर्ट के क्या ऑब्जर्वेशंस थे? कोर्ट ने पहले तो ट्रिपल तलाक के स्टेटस को एग्जामिन किया कि ट्रिपल तलाक वैलिड है कि नहीं। आउटराइटली नो, ऑब्वियसली 2019 से ट्रिपल तलाक को ना ही सिर्फ इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था, वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया था, इनफैक्ट उसे पनिशेबल भी बना दिया गया था। ये केस क्योंकि मेंटेनेंस एप्लीकेशन पे है तो शमशाद को वो पेनल्टी would he be penalized for the offense of committing triple talaq is not really disclosed in this case and we are not concerned with it also. कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ट्रिपल तलाक इलीगल है, इनवैलिड है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने शायरा बानो के केस में उसे आर्बिट्रेरी, इलीगल और कॉन्स्टिट्यूशनली वॉइड डिक्लेयर कर दिया था और उसके चलते पार्लियामेंट ने मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 भी इनैक्ट किया था, जिसने ट्रिपल तलाक को ना ही सिर्फ वॉइड एंड इलीगल डिक्लेयर किया है, पनिशेबल भी बना दिया है। अब आता है हमारे केस का मेजर पॉइंट, distinction between committing and living in adultery. Committing adultery is basically one or two instances where a person has lapsed in, serving or being with the spouse loyally. मतलब वो दो तीन या एक दो इंस्टेंसेस जहां पे स्पाउस से गलती हो गई है और उसने एक एक्स्ट्रा मैरिटल इंस्टेंस या अफेयर को के उसमें वो पार्टिसिपेट कर बैठा है। वी आर टॉकिंग अबाउट 1-2 इंस्टेंसेस ऑफ इनफिडेलिटी। अब ये जब एक दो तीन इंस्टेंसेस होते हैं वो कमिटिंग अडल्ट्री है कि आपसे गलती हो गई, वो गलती की तरह देखा जाता है। Then we have living in adultery which refers to a continuous course of conduct, जहां पे एक दो गलती की बात नहीं हो रही, वहां पे हम एक प्रॉपर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात कर रहे हैं जो कंटिन्यूसली स्टेडीली चल रहा है। ठीक है, कमिटिंग अडल्ट्री में मेंटेनेंस अफेक्ट नहीं होता, एक दो गलतियों से वाइफ को मिलने वाला अधिकार हैम्पर नहीं होगा। जस्ट बिकॉज इवन इफ वी आर टू अज्यूम दैट बुलबुल खातून मे हैव बीन इन्वॉल्व्ड विद तारिकात व्हिच इज नॉट प्रूव्ड बाय शमशाद इन दिस केस, जो उसके खिलाफ वो एविडेंस ला भी नहीं पाया था, कोई विटनेस नहीं, कोई एविडेंस नहीं। तो अगर एक बार को अज्यूम कर भी लिया जाए कि शायद तारिकात के साथ इनके कुछ संबंध हो गए थे या कुछ गलती इनसे हो गई थी, ये इनफ ग्राउंड नहीं है इनके मेंटेनेंस को फोरफीट करने के लिए। वेयर अगर सिचुएशन लॉन्ग एंड कंटिन्यूस होती कि वो एक दो गलती नहीं, वो एक लॉन्ग कंटिन्यूस अफेयर था, शी वाज कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व्ड विद द अदर मैन while being married to Muhammad Shamshad, then of course it is not committing adultery, it is living in adultery. Section 125 जो है वो तभी सेक्शन 125 जो है वो मेंटेनेंस को तभी फोरफीट कर देता है या तभी फोरफीट करता है जब लिविंग इन अडल्ट्री हो, मतलब एक लॉन्ग कॉन्टिन्यूअस अफेयर चल रहा हो वाइफ का, तब वो अपने मेंटेनेंस के राइट को फॉरफीट करती है। अगर एक दो इंस्टेंसेस हुए हैं, गलती हो भी गई है, तो ऑर्डर को मॉडिफाई किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, लेकिन कंप्लीटली कैंसिल नहीं किया जा सकता। This is the primary distinction, that is the major highlight of the case. Now if you are to write an answer on maintenance, make sure that you differentiate between committing adultery and living in adultery. ठीक है, इससे आपकी आंसर की और आपकी नॉलेज की एक कॉम्प्रिहेंसिविटी का पता चलेगा कि एक बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी की गई है और हर फैक्टर को प्रॉपरली पढ़ा गया है। देखो जजेस भी इसी तरह से जजमेंट देते हैं, दे लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, है ना, तभी न्याय भी हो पाता है। तो तुम्हें अभी तो तुम जज बने नहीं हो किसी की जिंदगी का, तो फैसला तुम्हें लेना नहीं, तो तुम अपने आंसर्स और अपनी तैयारी के साथ न्याय करो, और जब तक तैयारी के साथ न्याय करते हो तो तुम अपनी तैयारी में कुछ भी नहीं छोड़ते, तुम हर एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश करते हो जो प्रैक्टिकली कवर किया जा सकता है। और ये तो मैं तुम्हें बिल्कुल आराम से पढ़ा ही रही हूँ, तो वेरी वेरी प्रैक्टिकली कवर किया जा सकता है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर प्रूविंग द अडल्ट्री क्या है? कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि एक दो लैप्सेस फ्रॉम वर्च्यूज वुड बी एक्ट्स ऑफ अडल्ट्री, बट ये क्वाइट इनसफिशिएंट है टू शो दैट द वुमन वाज लिविंग इन अडल्ट्री, राइट? And a mere lapse followed by a return to normal life cannot be said to be living in adultery. अगर एक दो बार गलती करके औरत वापस भी आ जाती है, या फिर इवन मर्द फॉर दैट मैटर, अगर स्पाउस वापस आ जाता है तो उसको लिविंग इन अडल्ट्री नहीं कह सकते कि अरे ये तो बेवफा है, नहीं, वो उससे गलती हो गई, शी माइट बी रॉन्ग बट शी इज नॉट an adulteress. For a person to become an adulterer or an adulteress, it is necessary that they were involved in a steady, continuous, long-standing extramarital affair.
ठीक है। एविडेंस को असेस किया गया, कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि कोई कोजेंट एविडेंस है ही नहीं रिकॉर्ड पे जो ये दिखा सके कि बुलबुल खातून वाकई अडल्टरस थी, कि उन्होंने मोहम्मद शमशाद के साथ धोखा किया। शी लैप्स्ड फ्रॉम हर वर्च्यू। The fact that she was not being faithful in her marriage is a mere allegation जिसको प्रूव करने का शमशाद जी ने कोई एविडेंस नहीं दिया है, कोई विटनेस नहीं है, कोई टेस्टिमनी नहीं है, एक बेसिक कुछ भी नहीं है जो कि ये दिखा सके कि हाँ ये अपने घर को छोड़ के तारिकत के पास गई, या फिर तारिकत के साथ इनके रिलेशनशिप थी, या फिर उसके साथ इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। ये कुछ किसी भी तरह से साबित नहीं कर पाए हैं मोहम्मद शमशाद जी, स्पेशली इन दीज मॉडर्न टाइम्स जहाँ पे इस तरह के एविडेंसेस को प्रोक्योर करना इतना मुश्किल नहीं है। हर चीज इतनी डिजिटलाइज हो गई है दैट यू नो क्रिएटिंग अ लिंक और showing that link before the court is not really difficult anymore, but he could not do it because there wasn't any such thing going on। बस वो मेंटेनेंस नहीं देना चाहता था, दूसरी शादी करना चाहता था। अब आती हस्बैंड्स ऑब्लिगेशन टू मेंटेन। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि एक एबल बॉडीड हस्बैंड is presumed to be capable of earning sufficient money to maintain his wife and children and he cannot contend कि मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ, मैं उतना कमाता नहीं हूँ कि मैं अपने परिवार को मेंटेन कर सकूं। अगर तुम नहीं कमाते तो शादी मत करो, ठीक है। अब हमें ऐसा लगेगा भी अभी मोहम्मद शमशाद जो है दो शादियां कर रहे हैं, ट्रिपल तलाक 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 कर रहे हैं, तो अच्छी खासी पोजीशन में होंगे, लेबरर थे ये। तो ये जो अभी देखा जाए ना तो एक रिडंडेंट रिवायत जो रह गई है वो एक बहुत ही इग्नोरेंट वर्ग में ही रह गई है। वो उनके पास जिनके पास एजुकेशन अवेयरनेस की कमी है वही लोग इन रिडंडेंट प्रैक्टिसेस और इन दकियानूसी विचारधारा को पजेस करते हैं और इनको कैरी फॉरवर्ड भी करते हैं, सिखा देते हैं फिर अपने बच्चों को, है ना। इसीलिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। खैर, तो कोर्ट ने कहा कि भाई तुम्हारे शरीर से तुम एकदम बढ़िया हो, एबल बॉडीड हो, कमा सकते हो, अब कमा सकते हो तो फिर बीवी बच्चों को पालो। अगर नहीं कमा सकते थे, नहीं पाल सकते थे तो ब्याह क्यों किया, बच्चे क्यों पैदा किए। अब जब जिम्मेदारी अपने सर पे ले ली है तो जिम्मेदारी का बर्डन भी आप ही उठाएंगे। फर्क नहीं पड़ता कि आप मेहनत मजदूरी करते हैं, मजदूरी थोड़ी ज्यादा कर लीजिए लेकिन मेंटेनेंस तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये आर्ग्यूमेंट बिल्कुल डिनाई कर दिया गया। अब मेंटेनेंस की डेट क्या दी गई, जिस दिन 30 अक्टूबर 2017, वो दिन जब बुलबुल खातून ने मेंटेनेंस के लिए अप्लाई किया था। द फैक्ट कि एप्लीकेशन को डिस्पोज करने में डिले हो गया है ये बुलबुल खातून की गलती नहीं है, कोर्ट ने माना। एरियर्स के साथ मेंटेनेंस ऑर्डर किया गया, ठीक है। अब लिविंग इन अडल्ट्री और कमिटिंग अडल्ट्री क्या है ये मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ, एक बार फिर समझ लेते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता डेफिनेशन ऑन स्कोप, लिविंग इन अडल्ट्री अंडर सेक्शन 144 ऑफ द बीएनएसएस इज अ स्पेसिफिक ग्राउंड दिया गया है ये that disqualifies a wife from receiving maintenance allowance or interim maintenance from her husband, and we were talking about living in adultery. I've already told you what it actually means. Distinction from committing adultery, living in adultery denotes a continuous course of conduct and not isolated acts of immorality, distinguishing it from merely committing adultery which may involve 1-2 lapses from virtue। और 125 का 4 फीचर या सॉरी 144 का जो बार है जो मेंटेनेंस को रोक देता है वो 1-2 इंस्टेंसेस पे नहीं लगता, लिविंग इन अडल्ट्री पे ही लगता है। स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ जरूरी है, अ mere lapse 1-2 इंस्टेंसेस फॉलोड बाय अ रिटर्न टू नॉर्मल लाइफ लिविंग इन अडल्ट्री नहीं होता। इफ ये इसके लिए एक सस्टेन्ड पैटर्न चाहिए अडल्टरस बिहेवियर का, जहां पे आदमी इज अ कंपल्सिव चीट, he cannot help himself, she cannot help herself, right? Only then you can forfeit her right। मेंटेनेंस का जो पूरा स्टैंडर्ड है वो थोड़ा विमेन फ्रेंडली ज्यादा है, इसीलिए मैं इस तरह से समझा रही हूँ। खैर, continuity requirement, if the lapse is continued and followed up by further adulterous life, only then can a woman be said to be living in adultery। अगर इस lapse को continue किया है और ये lapse multiple times हो गया है, मतलब एक के बाद हुआ ही जा रहा है, तब कहा जा सकता है कि living in adultery है। मतलब हम ये नहीं कह रहे कि वो एक आदमी के साथ continuously relationship में है, but the fact that she often does it, वो बहक जाती है और अक्सर बहक जाती है और you know this is something that she cannot stop, तो फिर लिविंग इन अडल्ट्री की इंटरप्रिटेशन में डाला जा सकता है ये बिहेवियर। बर्डन ऑफ प्रूफ हस्बैंड के ऊपर है, अगर वो क्लेम कर रहा है कि उसकी वाइफ जो है वो अडल्टरस थी। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, सेक्शन 144 अगर अडल्ट्री को पहचान लेता है तो अडल्ट्री
की वजह से मेंटेनेंस के राइट को या क्लेम को फोरफीट कर देता है। एविडेंशियरी स्टैंडर्ड्स डायरेक्ट होने चाहिए, कोर्ट के पास डायरेक्ट एविडेंस होना चाहिए, क्रेडिबल विटनेस होने चाहिए जो स्टैब्लिश करें कि हाँ वाकई वुमेन जो थी वो धोखेबाज थी। ओके, तो ये था हमारा लिविंग इन अडल्ट्री एंड कमिटिंग अडल्ट्री का डिफरेंस। लिविंग इन अडल्ट्री सेक्शन 125 में नहीं दिया हुआ था, ये एक मॉडिफिकेशन है जो सेक्शन 144 में दिया गया है, साफ साफ कि लिविंग इन अडल्ट्री से मेंटेनेंस का क्लेम कैंसिल किया जा सकता है। दिस इज गिवन इन सेक्शन 144 क्लॉज 1। ठीक है, चले अब अपने तीसरे केस पे आ जाते हैं, कुलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अब ये अबेटमेंट टू सुसाइड पर है। अबेटमेंट टू सुसाइड एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑफेंस है, क्लियर प्रीरेक्विजिट्स नहीं है इस केस में। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स केस टू केस कोर्ट डिसाइड करते हैं कि अबेटमेंट टू सुसाइड का चार्ज फिट हो भी रहा है या नहीं। अब इस केस में क्या हुआ, कुलविंदर नाम की एक लेडी की शादी लवप्रीत सिंह नाम के एक व्यक्ति के साथ हुई। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन बाद में फिर मैरिटल स्पैट्स होने लगे, कॉन्फ्लिक्ट आने लगा। लवप्रीत सिंह के बड़े भाई गुरप्रीत सिंह जो इस केस में मेन कंप्लेनेंट है, उन्होंने कहा कि दोनों के बीच में बहुत झगड़े रहते थे। झगड़े का कारण था कुलविंदर कुमार का एक फ्रेंड विजय कुमार, जिससे वो हर वक्त बात करती रहती थी, चैट्स करती रहती थी, वीडियो कॉल्स करती रहती थी, जिसकी वजह से लवप्रीत सिंह बहुत परेशान रहते थे। उन्होंने अपनी मदर इन लॉ को भी इन्वॉल्व किया, उनसे कहा कि आप बात कीजिए, इस तरह से ये हर वक्त अपने दोस्त के साथ फोन पे लगी रहती है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। अब रेशमा जी ने उनको समझा दिया कि देखो ये तो बहुत छोटी सी सोच हो गई, वो उस लड़के के साथ बड़ी हुई है, वो उसका बहुत पुराना बचपन का दोस्त है, तो तुम ऐसी नैरो माइंडेड अप्रोच मत रखो, अपनी बीवी को थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट दो, उस पर भरोसा करो, ऐसा सब कह के उन्होंने बात को टाल दिया। ठीक है, लेकिन ये बात टली नहीं, झगड़े बढ़ते चले गए, इस कदर बढ़ गए कि कुलविंदर जो है वो घर छोड़ के अपने गांव बुर्ज वापस चली गई। अब वहां जाने के बाद भी सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आई। डिस्पाइट द सेपरेशन, गुरप्रीत जी का कहना था कि कुलविंदर कौर अपनी मदर रेशमा के साथ लवप्रीत को कॉन्स्टेंटली हैरास करती रहती थी, डिमांड्स करती रहती थी, मनी डिमांड करती रहती थी, परेशान करती रहती थी। वो परेशानी इस कदर बढ़ गई, वो हैरासमेंट गुरप्रीत के हिसाब से इस कदर इंटेंस हो गया कि लवप्रीत ने 21 मई 2024 सुबह सुबह 6 बजे परेशान होकर इंसेक्टिसाइड कंज्यूम कर लिया, आत्महत्या कर ली। हॉस्पिटल भी ले जाया गया उसे, लेकिन वो इतनी क्रिटिकल कंडीशन में था कि उसे बचा नहीं पाया। एफआईआर रजिस्टर हो गई और कुलविंदर कौर को अरेस्ट कर लिया गया। वो 1 साल तक कस्टडी में रही बिफोर शी अप्लाइड फॉर बेल। ठीक है, अब कोर्ट के ऑब्जर्वेशन क्या थे, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है कोर्ट के। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन कि स्टेट ने कोई भी कोजेंट एविडेंस नहीं दिया है टू एस्टैब्लिश इमीडिएट प्रोवोकेशन और इंस्टिगेशन ऑन पार्ट ऑफ द पेटिशनर, पर्टिकुलरली नोटिंग द एब्सेंस ऑफ अ सुसाइड नोट। अब कुछ पॉइंट्स जो है जो इस केस में स्पेशल हाईलाइट डिजर्व करते हैं, वो ये कि केस में सुसाइड नोट नहीं था। अब सुसाइड नोट देखो किसी को इम्प्लीकेट करने के लिए नहीं होता, इट इज नॉट टू फिगर आउट हु डिड इट, हु अबेटेड इट, नो, it was to figure out the circumstances and the mental state of the deceased. मेंटल स्टेट क्या थी डिजीज की? सुसाइड एक छोटा मोटा काम नहीं है, एक एक्सट्रीमली रेजिलियंट बीइंग, ह्यूमन बीइंग जो कि हर जगह सरवाइव कर सकता है, सर्वाइवल में प्राइम है हम लोग, है ना। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज अ थ्योरी दैट इज बेस्ड ऑन अस, वी आर द फिटेस्ट बीइंग टू सर्वाइव एविडेंटली। ठीक है, तो एक ऐसा बीइंग जो कि अपने सर्वाइवल को प्रीडोमिनेंट रखता है, इस कदर की बाकी सारी स्पीसीज, फ्लोरा, फौना सब सफर कर रही है इस प्लैनेट पे, वो जब अपने आप को ही खत्म करने का सोचे तो मतलब वो बहुत मेंटल प्रेशर में है, वो बहुत सारे इश्यूज से लड़ रहा है और वो लड़ाई हार चुका है, वो अब और लड़ना नहीं चाहता, इसीलिए वो जिंदगी खत्म कर देता है। तो एक्सट्रीम निराशा है उसकी लाइफ में, तब इतना बड़ा कदम उठाता है कोई भी। तो अगर कोई इस तरह का बड़ा कदम उठाता है तो उसकी मेंटल स्टेट किस तरह की रही होगी, उसको वेरीफाई करने के लिए कई बार सुसाइड नोट्स काम आते हैं। अब कोई लेटर नहीं छोड़ा लवप्रीत में जिसमें उसने लिखा हो कि कुलविंदर उसे टॉर्चर करती थी, उसकी मदर उसे टॉर्चर करती थी, पैसा मांगती थी, कुछ नहीं। ठीक है, अब लाइक आई सेड कि ये किसी को कन्विक्ट करने के लिए नहीं होता, ये बस सर्कमस्टांसेस को असेस करने के लिए होता है कि सुसाइड किन सर्कमस्टांसेस में की गई, ये व्यक्ति किस चीज से गुजर रहा था। वो कागज पे जब लिख जाता है तो सर्कमस्टांसेस का जो पजल है उनमें एक पीस मिल जाता है कि भाई वो सर्कमस्टांसेस क्या रहे, कि वाकई किसी ने उसे प्रेशर में डाला,
कि वाकई किसी ने उस पर अत्याचार किया, उसे इतना निराश कर दिया, इतना परेशान कर दिया कि वो सुसाइड करने पर मजबूर हो गया, है ना। और अगर वो एक जनरल लेटर लिखता है जहाँ पे वो अपनी हताशा जाहिर कर रहा है, हार्ट ब्रेक जाहिर कर रहा है, और वो हार्ट ब्रेक किसी के ऊपर मर रहा है, किसी के ऊपर इल्जाम डाल रहा है, तो इससे ये जाहिर हो जाता है कि भाई वो जनरली एक डिप्रेस्ड आदमी था और उसने सुसाइड कर लिया. What I'm trying to say is that the suicide note is not a direct evidence to implicate or convict somebody, but it is a very important chain in the in the chain of circumstantial evidences, which shows कि भाई कि सुइसाइड किन सर्कमस्टांसेस में की गई है, किस मेंटल स्टेट में की गई है. इसीलिए सुइसाइड नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है एविडेंस के फॉर्म में इस तरह के केसेस में. इस केस में था ही नहीं. दूसरा पॉइंट, फ्रीक्वेंट मैरिटल फाइट्स, क्या इन्हें अबेटमेंट कहा जा सकता है? अगर पति पत्नी के बीच में झगड़े हैं, मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट है, तो क्या ये अबेटमेंट के इक्विवेलेंट होता है? जवाब है नहीं. जब दो लोग आपस में जिंदगी भर साथ रहने का फैसला करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लाजमी है. लड़ाई झगड़े ये सब बहुत ऑब्वियस है, लॉजिकल होता ही है. दोस्तों में हो जाती है, बच्चों के साथ माँ की लड़ाई हो जाती है, भाई बहनों में हो जाती है. तो लड़ाई का होना एक इंस्टिगेशन, कंस्पिरेसी या इंटेंशनल एड की कैटेगरी में नहीं होता. अ मैरिटल डिस्कॉर्ड और अ मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट या फिर दो पति पत्नी के बीच में बन नहीं रही, ये अबेटमेंट नहीं है. ये बिल्कुल भी अबेटमेंट नहीं. इनफैक्ट नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस जो कि एक स्त्री अपने पति से लगा सकती है या पति अपनी स्त्री से लगा सकता है, नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस, नॉट एक्सट्रीमली whimsical साइकोटिक एक्सपेक्टेशंस की बात नहीं हो रही है. नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस जो पति पत्नी एक दूसरे के से लगा सकते हैं, उनका नॉन फुलफिलमेंट भी अगर एक व्यक्ति को बहुत परेशान कर दे और लड़ाइयों का कारण बन जाए और फिर एक व्यक्ति सुसाइड कर ले, तो ये भी अबेटमेंट नहीं होता. ठीक है. What I'm saying is कि simple conflict, extreme conflict is not enough to constitute abatement. Abatement has a different definition altogether. It is instigation, it is intentional aid, it is conspiring. You see a person who wants an offense to be committed, who has a criminal intention, motive behind an offense to be committed, but instead of doing it on his own, he makes somebody else does it. खुद करने के बजाय वो किसी और से करवाता है, लेकिन वो उससे करवाने के प्रोसेस में भी बहुत एक्टिवली शामिल है. वो बहुत एक्टिवली उसे इंस्टिगेट कर रहा है, प्रोवोक कर रहा है, वो इंटेंशनल एड दे रहा है, मदद कर रहा है उसकी टू एंश्योर कि हाँ क्राइम हो. वो उसके साथ कंस्पायर कर रहा है, पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है क्रिमिनल एक्शन को एग्जीक्यूट करने का. यहाँ पे वो भले ही खुद पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, खुद जाके क्राइम नहीं कर रहा, लेकिन वो वैसे एक्टिवली इन्वॉल्व है. ठीक है. और उसका इन्वॉल्वमेंट इस कदर प्रीडोमिनेंट होता है इस ऑफेंस में कि उसी को वो पनिशमेंट दिया जाता है जो कि ऑफेंस कमिट करने वाले को दिया जाएगा. ठीक है. यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स हैं अबेटमेंट को प्रूव करने की, वो हाई एंडेड हैं. दे आर नॉट टू बी रिजोर्टेड टू अ पर्सन्स whims और his डिप्रेस्ड मेंटल स्टेट. एक लड़के का एक लड़की से हार्ट ब्रेक हो गया, उसने बड़ा मिन्नतें करी, बड़ी रिक्वेस्ट करी कि वापस आ जाओ, मैं रह नहीं सकता. वापस नहीं आए. शी इज मूव्ड ऑन, शी इज डिनाइड एनी she says कि I have nothing to do with you, तुम मर जाओ मेरी बला से. ये और वो एक्चुअली मर गया. क्या ये लड़की अबेटर है? क्या इसने सुइसाइड को अबेट किया? नहीं. She simply moved on. Of course she might have acted a little too harsh, but it doesn't warrant abatement. Abatement is more complicated than that. मेरा किसी को डांटना, किसी को ताना मारना, माँ का बच्चे से गुस्से में कह देना इससे अच्छा तो औलाद ही ना हो, ये अबेटमेंट की कैटेगरी में नहीं आते. ये वो रिएक्शंस होते हैं जो कई बार इम्पल्सिवली निकल जाते हैं. कोई व्यक्ति इन रिएक्शंस के चलते सुइसाइड कर ले तो किसी का दोष नहीं है. वो व्यक्ति खुद ही परेशान था, वो खुद ही निराशावादी था, उसकी मेंटल स्टेट अपने आप में बहुत ही डिफिकल्ट और डिप्रेस्ड और कॉम्प्लिकेटेड थी. सुइसाइड उसका खुद का डिसीजन है, किसी और का उस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ है. ये नहीं तो कुछ और होता जो इसकी सुइसाइड को ट्रिगर करता. आज नहीं तो कल इसे सुइसाइड कर ही लेना था. ही वाज मेनली लुकिंग फॉर एक्सक्यूजेस. जनरली यही होता है. साइकेट्रिस्ट भी सुइसाइड को इसी तरह से कॉम्प्रिहेंड करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं कि कोई ना कोई ट्रिगरिंग इवेंट इन्हें चाहिए होता है, and they're looking for events to end their life. It is extreme depression, which is something which is not really diagnosed in the Indian citizenship. मतलब हमारे देश में ये डायग्नोज नहीं किया जाता. डिप्रेशन इज
a state of mind, depression is something which needs help, treatment is something which people do not still acknowledge. ठीक है, डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, ऐसा कर देते हैं लोग. तो yes, and that is the reason why suicides are common. तीसरा फैक्टर जो है वो नो इमीडिएट प्रोवोकेशन और इंस्टिगेशन. प्रोसिक्यूशन ये भी साबित नहीं कर पाए कि कुलविंदर जी ने उसको प्रोवोक किया था सुइसाइड करने के लिए. अबेटमेंट ऑफ सुइसाइड के चार्ज के लिए जरूरी है कि प्रोसिक्यूशन साबित करे कि अबेटमेंट सुइसाइड से जस्ट पहले ही वाज प्रोवोक्ड. इमीडिएटली बिफोर द सुइसाइड द मैन वाज प्रोवोक्ड बाय द अक्यूज्ड. ठीक है, इमीडिएटली बिफोर होना चाहिए, या तो बिल्कुल डाउरी डेथ वाले केस में सून बिफोर द डेथ, है ना, या फिर if not immediately before, it has to be a continuous process which led to the suicide. मतलब वो continuous एक never ending chain थी जो लगातार उस व्यक्ति को परेशान किए जा रही थी. अंत में उसका घड़ा जो सब्र का था वो इस कदर फूटा कि उसने हत्या ही कर ली खुद की. तो इमीडिएट का मतलब यू अंडरस्टैंड कि भाई वो प्रोवोकेशन इमीडिएट था, सडन था, तुरंत दिया गया, तुरंत सुइसाइड हो गया, लेकिन सोच समझ के क्रिमिनल इंटेंट के साथ दिया गया. या फिर वो एक बहुत लंबा चलता हुआ टॉर्चर था जो उस आदमी को तिल तिल करके मार रहा था, मिटा रहा था, अंत में उसने खुद को ही मार दिया. ठीक है, तो ये दोनों सेटिस्फाइड होने चाहिए. और 1-2 इंस्टेंसेस, 1-2 लड़ाइयां, 4-5 लड़ाइयां, इवन कॉन्टिन्यूस लड़ाइयां फॉर दैट मैटर जो मियां बीवी में हो ही जाती हैं, कुछ लोग तो रोज ही लड़ लेते हैं, अबेटमेंट टू सुइसाइड के चार्ज के लिए काफी नहीं होता. ठीक है, नो कोजेंट एविडेंस, जो सबसे पहले कोर्ट ने कहा कि भाई कोई कोजेंट एविडेंस ही नहीं है जो साबित करे कि हाँ वाकई ये अबेटमेंट टू सुइसाइड के लिए दोषी है. राइट, देयर इज नथिंग दैट कैन प्रूव कि she has instigated the suicide of Mr. Lakpreet Singh. Court ने देखा कि direct allegations, frequent quarrels between the petitioner and the deceased arising out of misunderstandings and discord alone were not sufficient to constitute an offense under section 306 of IPC. कोर्ट ने नोट किया कि इस तरह का डिस्प्यूट हस्बैंड वाइफ के बीच में ऑर्डिनरी वियर एंड टियर ऑफ मैरिटल लाइफ का पार्ट है और इसमें कोई सब्सटैंशियल या क्रेडिबल एविडेंस नहीं है जिसे इंस्टिगेशन की तरह या फिर प्रोवोकेशन की तरह ट्रीट किया जा सके. Court also emphasized the fundamental principle that the grant of bail is a general rule and putting persons in jail or prison is an exception. ठीक है कि भाई आप बेल दीजिए, ये जनरल रूल है, और लोगों को जेल में डालिए एक्सेप्शन में. एक्सेप्शन को कब एक्सरसाइज किया जाता है? जब सिचुएशन एक्सेप्शनल होती है, जब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन होती है जहाँ पे इंटेरोगेशन इन्वेस्टिगेशन के लिए कंपलसरी है कि व्यक्ति कस्टडी में रहे. जब तक ये सिचुएशन नहीं तब तक आप उसे बेल दे दीजिए, रिजेक्शन का कोई भी रीजन नहीं है. ठीक है, कोर्ट ऑब्जर्व दैट इन्वेस्टिगेशन वाज कंप्लीट, चालान हैड बीन प्रेजेंटेड ऑन 20th July 2024 and charges had been framed on 24th September. लेकिन 14 प्रोसिक्यूशन विटनेस में से किसी को भी एग्जामिन नहीं किया गया था. कोर्ट को देखते ही समझ आ गया कि ये इन्वेस्टिगेशन और ये ट्रायल जो है वो बहुत लंबा चलने वाला है, वो भी एक ऐसे एलिगेशन के लिए जिसे प्रोसिक्यूशन प्रूव कर भी पाएगा या नहीं ये भी थोड़ा सा डाइसी है. तो कीपिंग दैट वुमेन इनसाइड जेल फॉर एवर विच सीम्स लाइक इट इज नॉट डिजायरेबल, इसलिए कुलविंदर कौर को बेल दे दी गई. ठीक है, अबेटमेंट टू सुइसाइड सेक्शन 108 में है, भारतीय न्याय संहिता के पहले 306 में था. अब प्रोविजन ने 306 को रिप्लेस किया है एज पार्ट ऑफ कंप्रिहेंसिव रिफॉर्म ऑफ क्रिमिनल लॉ. Provision establishes criminal liability for any person who abets the commission of suicide by another individual. Under this section, abatement encompasses any conduct that encourages, assists or incites another person to commit suicide. अब देखो अबेटमेंट के ही फीचर्स हैं इसमें, mere conflict और डिस्कॉर्ड और लड़ाई झगड़ा, एंगर या फिर डांट, इट डजंट मीन कि अबेट की गई है सुइसाइड. सुइसाइड के अबेटमेंट के लिए इन इटसेल्फ जरूरी है कि एक ऐसा कंडक्ट है जहां पे एनकरेजमेंट है, असिस्टेंस है या इंसाइटमेंट है जो कि दूसरे व्यक्ति को मजबूर करता है सुइसाइड करने के लिए. The provision covers a wide spectrum of actions including direct persuasion, emotional manipulation, psychological coercion or providing means and opportunity for commission of suicide.
ठीक है, तो डायरेक्ट परसुएशन मतलब आपने डायरेक्टली परसुएट किया है, किसी व्यक्ति को मजबूर किया है, या फिर उसे इमोशनली मैनिपुलेट किया है, या फिर साइकोलॉजिकली कोर्स किया है, टॉर्चर किया है, या फिर मींस एंड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है ताकि वो ऑफेंस कमिट कर सके। अबेटमेंट में ये आता है। ठीक है, अबेटमेंट में मैनिफेस्ट थ्रू वेरियस फॉर्म्स ऑफ कंडक्ट, जैसे कि वर्बल इंस्टिगेशन हो सकता है, रिटन कम्युनिकेशन हो सकता है, एनकरेजिंग सुइसाइड, फिजिकल मींस, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेल्फ हार्म प्रोवाइड किए गए हैं, सर्कमस्टेंसेस क्रिएट किए गए हैं जो कि साइकोलॉजिकली एक व्यक्ति को कंपेल करते हैं कि वो आत्महत्या कर ले, और एनी अदर फॉर्म ऑफ असिस्टेंस और एनकरेजमेंट दैट कंट्रीब्यूट्स टू द डिसीजन टू कमिट सुइसाइड। क्रिमिनल लाइबिलिटी का फ्रेमवर्क क्या है? सेक्शन एस्टैब्लिशेस दैट इफ एनी पर्सन कमिट्स सुसाइड whoever abets the commission of it shall be held criminally liable. The provision requires a direct nexus between the act of abatement and the commission of suicide. मतलब सुइसाइड करने वाला और सुइसाइड चाहने वाला, उन दोनों की एक्ट और डिजायर में डायरेक्ट लिंक था। ठीक है, ये एक बहुत ही बड़ी ये ही फिलॉसफी है जो अबेटमेंट ऑफ सुइसाइड के चार्ज के लिए जरूरी है, कि जो सुइसाइड डिजायर कर रहा था, मतलब अपनी नहीं दूसरे की, कि दूसरा व्यक्ति अपनी जान ले ले। ठीक है, और जिस व्यक्ति ने अपनी जान ले ली तो उस डिजायर में और उस एक्ट में दोनों में एक डायरेक्ट लिंक था। कई बार डिजायर नहीं होती है लेकिन टॉर्चर इस कदर बढ़ जाता है कि कहीं ना कहीं वो डिजायर इनडायरेक्टली सरफेस पे आ जाती है कि नहीं थी, लेकिन टॉर्चर इस कदर बढ़ गया कि उसने सुइसाइड कर लिया। जैसे दहेज के केसेस में इतना परेशान किया लड़की को, इतना परेशान किया, उसके पेरेंट्स को टॉर्चर किया कि उसने आत्महत्या ही कर ली कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। तो ऑब्वियसली एक्सप्रेस इंटेंशन ये नहीं कि लड़की मर जाए, एक्सप्रेस इंटेंशन है कि दहेज ले आए वो, लेकिन टॉर्चर इस कदर बढ़ गया है, एक्सट्रीमिटी पे चला गया है कि वो मर ही जाती है। तो ये डेथ भी अबेटमेंट की कैटेगरी में आएगी। इसमें इंस्टिगेशन है, बट डायरेक्ट इंस्टिगेशन नहीं है, इनडायरेक्ट इंस्टिगेशन है, इट्स इनडायरेक्ट प्रोवोकेशन। आपने एक व्यक्ति को मजबूर कर दिया, इतना प्रोवोक कर दिया उसको टॉर्चर कर करके कि उसने सुइसाइड कर ली। ठीक है, पनिशमेंट का स्ट्रक्चर क्या है? पनिशमेंट शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन व्हिच मे एक्सटेंड टू 10 इयर्स, 10 साल तक की सजा है। ये बहुत स्ट्रिक्ट ऑफेंस है। Types of imprisonment, phrase imprisonment either of either description refers to court's discretion, जहाँ पे वो rigorous imprisonment लगा सकते हैं जिसमें labor या hard labor involved होगी, या फिर simple imprisonment without hard labor. The choice between two forms depends on the severity of the offense, है ना, and the circumstances under which it was committed. बहुत long torture के बाद जब ये offense सामने आता है तो rigorous imprisonment ही दिया जाता है। Additional financial penalty भी है, कन्विक्टेड पर्सन को फाइन भी देना पड़ता है। क्वांटम नहीं स्पेसिफाई किया गया, ये जुडिशरी पर है कि वो क्या डिसाइड करते हैं। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एप्लीकेशन, कोर्ट्स हैव कंसिस्टेंटली हेल्ड दैट mere existence of marital discord, family dispute, ordinary disagreement between spouse does not automatically constitute abetment. ठीक है, एक ऑर्डिनरी डिस्कॉर्ड, डिसएग्रीमेंट, डिस्प्यूट अबेटमेंट के लिए काफी नहीं है। प्रोसिक्यूशन को ये एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि क्लियर एंड कन्विंसिंग एविडेंस है इंस्टिगेशन का, एनकरेजमेंट का, असिस्टेंस का, जिसने डायरेक्टली एक व्यक्ति को मजबूर किया है या असिस्ट किया है या एनकरेज किया है आत्महत्या करने के लिए। एविडेंशियरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? द प्रोविजन रिक्वायर्स द prosecution to prove beyond reasonable doubt that the accused committed specific acts constituting abetment of suicide. Circumstantial evidence अपने आप में corroborative material के बिना, जैसे कि suicide notes, direct investigation of evidence, credible witness testimony काफी नहीं है। suicide note भी एक direct evidence नहीं है जब तक कि suicide note में clear इन्वॉल्वमेंट ना हो। मतलब सुइसाइड नोट को भी एक डायरेक्ट एविडेंस नहीं माना जाता, कोरोबोरेटिंग मटेरियल माना जाता है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ही होता है वो भी। Legal safeguards, the provision incorporates safeguards against misuse by requiring substantial evidence of abatement rather than mere suspicion or circumstantial evidence. ठीक है, अब मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ। इमेजिन करिए कि अब ये एक्चुअल केसेस पे है कि दो व्यक्तियों ने आत्महत्या की। उनमें से एक ने चिट्ठी में लिखा कि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है लेकिन वो अपनी वाइफ की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। उसकी वाइफ दूसरों को देख के खुश होती है कि वो कितने अच्छे कपड़े पहने थे, कितनी अच्छी ज्वेलरी पहनी थी, कितने अच्छा घर, कितनी अच्छी गाड़ी, कितनी अच्छी एजुकेशन बच्चों को मिल रही है, और वो कॉन्स्टेंटली कंपेरिजन करके मुझे दिखाती है, समझाती है, बताती है कि हमें भी इस तरह का कुछ करना चाहिए। मैं ऑन दी अदर हैंड
नहीं कर पा रहा हूँ, वो सुख सुविधा, वो लग्जरी लाइफस्टाइल, वो एजुकेशन, वो सब कुछ नहीं दे पा रहा हूँ अपनी फैमिली को, और मैं नहीं जीना चाहता हूँ, और इसीलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। ठीक है, इस सुइसाइड नोट को अबेटमेंट टू सुइसाइड माना गया था। मतलब इस सुइसाइड नोट में बीवी का जो नाम दिया गया है कि अनरीजनेबल डिमांड्स रखती है, जिसकी वजह से हस्बैंड ने परेशान होकर आत्महत्या कर ली है, उसको इन लॉज ने अबेटमेंट टू सुइसाइड मान के 306 का चार्ज लगाया। ठीक, दूसरा, एक व्यक्ति आत्महत्या करता है कि मेरी वाइफ मुझे पहले दिन से चीट कर रही है, लगातार वो मुझे चीट करती रहती है, मैं उससे लॉयल्टी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, वो मुझे टॉर्चर करती है, इनफैक्ट उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके मुझे मारा पीटा भी है, हमारे कुछ प्राइवेट वीडियोस और ये सब वो डिस्क्लोज करने की बात करती है, मेरे पेरेंट्स को भी टॉर्चर करती है, मुझे मजबूर करती है कि मैं उसके बॉयफ्रेंड को सस्टेन करूं, और उसका बॉयफ्रेंड भी मुझे ओपनली डिमीन करता है ऑन द फैक्ट दैट ही इज इन अ रिलेशनशिप विद माय वाइफ। आई डोंट इवन फील लाइक अ मैन, मेरी मर्दानगी को चोट पहुंची है, मेरे पेरेंट्स दुखी हैं, वो मेरे पेरेंट्स को भी टॉर्चर कर रही है, मुझे भी टॉर्चर कर रही है। इस लेडी ने एविडेंटली बहुत सारे क्रिमिनल एलिगेशंस भी लगा दिए थे इस व्यक्ति के खिलाफ, मुझ पे झूठे दहेज का केस लगा है, मेरी नौकरी चली गई है, मैं कहीं मुंह नहीं दिखा सकता, मेरी मदर भी इस वजह से मर गई क्योंकि मुझे जेल में रहना पड़ा, उसकी गवर्नमेंट जॉब चली गई थी क्योंकि वो जेल में था काफी टाइम। तो बहुत सारी चीजें, ये सब मैंने आपको छोटा छोटा बता ही दिया। तो ये सब हुआ और इससे परेशान होकर उसने सुइसाइड कर लिया। अब इस लड़के के बाप ने अबेटमेंट टू सुइसाइड का चार्ज लगाया। अब तुम मुझे बताओ, अबेटमेंट टू सुइसाइड किस चिट्ठी पे लगेगा और क्यों? ये तुम्हारा होमवर्क है, कमेंट्स में लिख के बताना। ठीक है, तो आज के एपिसोड में इतना ही। बहुत सारे केसेस पढ़ लिए, इंटरेस्टिंग केसेस, डायरेक्टली आप इन्हें ऐड कर सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा यू नो वो उसकी जरूरत नहीं कि आप ऐसे लगा लो इनडायरेक्टली, नो, यू कैन डायरेक्टली साइड देम इन योर केसेस, ऑल ऑफ देम आर प्रॉपर मीन्स टॉपिक्स, राइट? तो अगले सेशन में मिलेंगे इसी तरह के केसेस के साथ, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।